हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज मैं एक मॉडर्न शियानवांग वन शॉट फैन फिक्शन लाई हूँ आप सभी के लिए। ऑथर है कृष्णा देवान मलिक और नैरेटिंग में खुद कर रही हूँ आपकी चीज है। ये स्टोरी साइलेंट लव बेसिस होने वाली है। फैन फिक्शन का नाम है Can you feel my love? तो चलिए बिना देरी किए स्टोरी को शुरू करते हैं। चाइना के एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों की धुंध को चीरते हुए जमीन पर गिरती थी, वहां वक्त जैसे ठहरा हुआ था। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे। इसी गांव के एक पुराने मगर साफ सुथरे घर में लान फैमिली रहती थी। लैन चिरन जो अब 55 साल के हो चुके थे, उनका पूरा जीवन मिट्टी से लड़ते हुए और फसल उगाते हुए बीत गए थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी संघर्ष की गवाह थी। उनकी पत्नी लैनी 50 साल की एक सुलझी हुई हाउसवाइफ थी, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को एक डोर में पिरो के रखा था। उनका छोटा बेटा लैन शिचन अभी 25 साल का है। लैन शिचन अपने पिता का हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस घर की खामोशियों में एक गहरा दर्द छुपा था। वो था एक कर्ज का बोझ। इस कर्ज को उतारने की जिम्मेदारी परिवार के बड़े बेटे लैन वांगजी पर थी। वांगजी, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, वांगजी सिटी के एक ऑफिस में काम करता था। रोज बस जर्नी करके आता जाता था। उस बस के अंदर की हवा भारी और बदबूदार होती थी। गर्मी के मौसम में पसीने की बदबू और सर्दियों के मौसम में तरतराती हुई ठंडी हवा खिड़कियों के टूटे हुए शीशे से सीधे वांगजी के सीने पर लगती। कभी कोई मुर्गियां लेकर चल जाता, तो कोई भेड़ बकरी, तो कभी कोई बोरी उठाए वांगजी के ऊपर गिर रहा होता। 3 घंटे तक एक ही जगह टंगे रहना या धक्के खाना वांगजी की किस्मत बन चुकी थी। जब तक शहर का बस स्टॉप आता, वांगजी का सफेद कुर्ता जो उसने बहुत संभाल कर धोया हुआ होता, पसीने से भीग चुका होता और रास्ते की धूल की वजह से मटमैला दिखने लगता। उसके सस्ते जूते जो उसने साल भर पहने थे, भीड़ में लोगों के पैरों के नीचे आकर अपनी थोड़ी बहुत चमक भी खो देता। रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता था वांगजी। उसका सफर किसी इम्तिहान से कम नहीं था। गांव से शहर तक का फासला तय करने के लिए उसे 3 घंटे बस में धक्के खाने पड़ते थे। वांगजी घर से निकलकर ढेरों लंबे रास्ते पैदल तय करता ताकि बस स्टैंड पहुंच सके। वहां से शुरू होता था उसका 3 घंटे का वो सफर, जो किसी नरक से कम नहीं था। गांव की पुरानी टूटी फूटी बस में लोगों की भीड़ ऐसी होती थी जैसे बोरियों में अनाज भरा हो। जब वांगजी ऑफिस के बड़े गेट पर पहुंचता तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हर ऑफिस स्टाफ उसे ऐसे देखते जैसे कोई भिखारी आया हो। आज फिर हुलिया बिगड़ा हुआ है, लगता है आज बस में किसी ने इस पर कचरा फेंक दिया होगा। वांगजी बिना सर उठाए अपने डेस्क की तरफ बढ़ता, मगर रास्ते में ही बॉस का कमरा पड़ता था। अगर वो 5 मिनट भी लेट होता, जो कि अक्सर पुरानी बस के ब्रेक डाउन की वजह से हो जाता था, तो बॉस का चिल्लाना पूरे फ्लोर पर गूंजता। वांगजी यहाँ आओ, बॉस अपने केबिन से गरजता। वांगजी डरते हुए अंदर जाता। बॉस उसे सर से पैर तक देखता और घृणा से अपने नाक सिकुड़ता। तुम्हारे पहनावे को देखो, ये ऑफिस है या कोई तबेला? इन गंदे जूते और धूल भरे कपड़ों के साथ तुम यहाँ बैठते हो, हमारे क्लाइंट पर क्या असर पड़ेगा? अगर ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? वांगजी के पास बोलने को बहुत कुछ था। वो कहना चाहता था कि उसके पास दूसरे जोड़े कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि हर एक रुपए कर्ज और शिजोई के दूध में चला जाता है। वो कहना चाहता था कि वो 3 घंटे का सफर करके आता है सिर्फ इस नौकरी को बचाने के लिए, मगर उसके होठ सिले हुए रहते। उसकी खामोशी को देखकर बॉस और भी भड़क जाता। गुंगे हो क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? चलो निकलो यहाँ से और काम खत्म करो। आज देर होने का पैसा सैलरी से कटेगा। इन सभी के नफरत भरी बातें वो चुपचाप सुन लेता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गिल्ट की एक ऐसी आग जल रही थी जिसने उसे अंदर से राख कर दिया था। वांगजी का ये हाल हमेशा से ऐसा नहीं था। इस तबाही की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। वांगजी अपने बचपन की पड़ोसी दिलरुबा को लाइक करता था। वांगजी हमेशा से शर्मिला और कम बोलने वाला लड़का था। वो स्कूल में सिर्फ दूर से दिलरुबा को देखता था। दिलरुबा खूबसूरत थी, चंचल थी और वांगजी खुद को हमेशा एक अगली और साधारण लड़का समझता था। हाई स्कूल में जब दिलरुबा ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया तो वांगजी ने अपने दिल की बात अपने दिल में ही संभाल के रख लिया। उसने खुद से कहा, इतनी सुंदर लड़की मुझे से बदसूरत लड़के को क्यों चुनेगी? स्कूल खत्म हुआ, दिलरुबा पढ़ने शहर चली गई और वांगजी अपने पिता के साथ खेती में लग गया।
कुछ साल बाद जब दिलरुबा गांव लौटी तो वो बदली हुई थी। उसके चेहरे पर वो पहली वाली रौनक नहीं थी। गांव में चर्चा थी कि वो अपने साथ एक बच्चे को लेकर आई है। दिलरुबा ने सबसे कहा कि ये बच्चा उसके किसी शहर वाले दोस्त का है जो काम से बाहर गया है और वो सिर्फ उसकी बेबी सिटर है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दिलरुबा शहर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में थी और वो बच्चा उन्हीं का था। जब बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया तो पैसों की तंगी की वजह से उसे गाँव लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद गांव के लोग बच्चे को लेकर बातें बनाने लगे और इसी बात को लेकर दिलरुबा के बाबा डर गए और उन्होंने दिलरुबा की शादी की सोची। दिलरुबा के पिता ने जब उसकी शादी की बात छेड़ी तो दिलरुबा की मां ने वांगजी के परिवार से बात की। वांगजी, जो आज भी दिलरुबा को दिल ही दिल पसंद करता था, इस रिश्ते से अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि शायद ऊपर वाले ने उसे उसकी सपनों की रानी के साथ जिंदगी बिताने का मौका दिया है। लेकिन दिलरुबा के मन में नफरत थी। उसने अपने माँ बाप से साफ कह दिया, मैं गांव के किसी भी लड़के से शादी कर लूंगी, पर इस बदसूरत वांगजी से नहीं। मगर फैमिली के दबाव में आकर शादी तो हो ही गई। शादी की पहली रात जब वांगजी ने बड़े अरमानों के साथ कमरे में कदम रखा तो दिलरुबा ने एक बड़ा धमाका किया। उसने रोना शुरू कर दिया और जिद करने लगी कि उसे वो बच्चा चाहिए जिस बच्चे को वो बेबीसिटर बनकर पाल रही थी। बच्चे के बिना तो उसे नींद ही नहीं आती है अभी, और बच्चा भी उसके बिना रह नहीं पाता। मासूम वांगजी को लगा कि शायद दिलरुबा को उस बच्चे से लगाव हो गया है। वो उसकी खुशी के लिए उसी वक्त दिलरुबा के पुराने घर गया और उस बच्चे को लेकर आया। दिलरुबा ने बच्चे को सीने से लगा लिया, इसलिए नहीं कि उसे बच्चे से प्यार था, बल्कि इसीलिए ताकि उसे वांगजी के करीब ना आना पड़े। उसने वांगजी से वक्त मांगा और वांगजी ने मासूमियत में उसे पूरा मौका दिया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गया। दिलरुबा ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने वांगजी को अपने बातों में फंसाया और कहा कि शहर जाकर ही उनका भला हो सकता है। पिता लैन वांगजी ने अपने बेटे और बहू के भविष्य के बारे में सोचा और फिर अपना घर और खेती की जमीन गिरवी रख दी। जो पैसा मिला उन्हें लेकर वो घर आए और वांगजी को दे दिया। लेकिन अगले ही दिन वांगजी की दुनिया उजड़ गई। दिलरुबा वो सारे पैसा चुरा कर अपने खुद के बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गई। जाने से पहले वो एक चिट्ठी छोड़ गई, वांगजी, मुझे तुमसे नफरत है। ना मुझे ये बच्चा चाहिए और ना तुम। ये बच्चा मेरा और मेरे शहर वाले बॉयफ्रेंड का है। डिवोर्स पेपर तुम्हें जल्द मिल जाएगा। एलिमनी के तौर पर मैं ये सारे पैसे लेकर जा रही हूँ। वांगजी उस बच्चे को देख रहा था जो अभी बस एक दूध पीता बच्चा था, जो मासूमियत से उसे निहार रहा था। उसने बच्चे की आंखों में अपना अक्ष देखा। दोनों ही धोखे का शिकार हुए थे। वांगजी ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया और उसे अपना नाम दिया, लैन शिजोई। उस दिन से वांगजी बदल गया। उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। उसे लगता था कि उसकी बेवकूफिया और अंधे प्यार की वजह से आज उसके माँ बाप बेघर होने की कगार पर है और उन पर कर्ज का पहाड़ है। अब 5 साल बीत चुके थे। वांगजी शहर में एक छोटी सी नौकरी कर रहा था ताकि कर्ज की किस्तें भर सके। रोजाना ऑफिस में जलील होता, लेकिन रात को जब वो घर लौटता तो शिजोई को देखकर उसकी हिम्मत वापस आ जाती। वांगजी अब भी दिलरुबा को ढूंढ रहा था, प्यार के लिए नहीं बल्कि उससे डिवोर्स लेने और अपने परिवार का पैसा वापस लाने के लिए। उसे नहीं पता था कि किस्मत अब उसके लिए एक नया मोड़ लेने वाली है। एक ऐसा मोड़ जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जो उसकी खामोशियों को सुन सकेगा। सूरज निकलने से बहुत पहले जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था, लैन वांगजी के दिन की मुशक्कत शुरू हो जाती थी। उसके पुराने कमरे में एक पुराना अलार्म बजता और वांगजी थकी हुई आंखों के साथ उठ खड़ा होता। उसका बदन दर्द करता था क्योंकि पिछली रात वो देर से घर लौटा था, मगर उसके पास रुकने का मौका नहीं था। घर से निकलने से पहले वो सोते हुए नन्हे शिजोई के सर पर हाथ रखता। उस मासूम को देखकर वांगजी का कलेजा मुंह को आ जाता। वही चेहरा जो दिलरुबा जैसा था, मगर वो वांगजी की जिंदगी का अकेला सहारा था। ऑफिस में वांगजी अपनी डेस्क पर बैठकर फाइल खोलता, लेकिन उसकी आंखों के सामने दिलरुबा का वो चेहरा आ जाता और तब वो खुद को कोसना शुरू कर देता था। अगर मैं उसके पीछे पागल ना होता, अगर मैं इतना अंधा ना होता कि उस जैसे एक लड़के के लिए मैंने घर खेत सब गिरवी रखवा दिया, अगर मैं ऐसा ना करता तो आज मेरे बाबा को इस उम्र में खेत में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेरी माँ को पुरानी कब्रों में गुजारा नहीं करना पड़ता। उसका छोटा भाई लैन शिजन जो काबिल था आज सिर्फ खेती कर रहा था क्योंकि वांगजी ने परिवार की सारी पूंजी एक धोखेबाज लड़की पर लुटा दिया था। ये गिल्ट वांगजी को अंदर ही अंदर खा रहा था। इसलिए जब कोई उसे गुंगा कहता या उसका मजाक उड़ाता तो उसे लगता कि वो इसी के लायक है। उसने खुद को सजा देना शुरू कर दिया था। अब 5 साल गुजर गए हैं। वांगजी की तलाश अब भी जारी है। वो हर रोज शहर के भीड़ में हर उस चेहरे को देखता है जो दिलरुबा जैसा दिखता है। उसे डिवोर्स चाहिए, उसे अपना पैसा वापस चाहिए और सबसे बढ़कर बात
उसे अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस चाहिए, लेकिन किस्मत ने अब तक उसे दर्द दिया है। जल्दी ही उसे पता चला दिलरुबा के बारे में, लेकिन जब तक वांगजी वहां पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। दिलरुबा जिस किराए के मकान में रहती थी, उस मकान मालिक ने कहा 1 हफ्ते पहले ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण दिलरुबा की मौत हो गई है। वांगजी रोया नहीं था और ना ही दिलरुबा के बारे में अपने गाँव वालों को बताया, बस चुप रहा, क्योंकि जितना भी आस अभी तक बाकी था सब कुछ दिलरुबा के साथ साथ जा चुका था। ऑफिस की उस जिल्लत और शहर की भीड़ से दूर हफ्ते में एक दिन ऐसा था जब लान वांगची अपने गांव के घर पर होता था, मगर सुकून वहां भी नहीं था। गिल्ट का वो पहाड़ हर पल उसके साथ चलता था। उस दिन गर्मी बहुत तेज थी, आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। लैनी ने रसोई में खाना तैयार किया और एक कपड़े में बांधकर वांगची के हाथ में पकड़ा दिया। साथ ही उन्होंने एक पुरानी काली छतरी भी दी और कहा, वांगची बेटा, खेत जाकर अपने बाबा और शीचन को ये खाना दे देना, बेचारे सुबह से वहाँ पसीने बहा रहे हैं। लैन ई ने नरम आवाज में कहा। वांगची ने बिना कुछ कहे खाना लिया और छतरी तानकर खेत की तरफ निकल पड़ा। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसकी नजरें हमेशा की तरह नीचे थी। वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, किसी की बातें नहीं सुनना चाहता था। जब वो खेत पहुंचा तो उसने देखा कि लैन चिरन और शीचन कीचड़ में सने हुए पैंट पहने झुके हुए खेती का काम करने में मसरूफ है। दोपहर का काम था। धूप इतनी तेजी से चमक रही थी कि जमीन से भाप उठ रहा था। वांगजी खेत के किनारे खड़ा रहा। उसने छतरी को मजबूती से थामा हुआ था ताकि इस सख्त धूप से बच सके। उसे खेत के कीचड़ और मिट्टी में उतरने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि वो पहले ही अपनी जिंदगी के गंदगी और धोखे से इतने परेशान था कि अब मजीद मिट्टी अपने जिस्म पर नहीं चाहता था। अचानक एक तेज हवा का झोंका चला। वांगजी का ध्यान थोड़ा भटका और वो काली छतरी उसके हाथ से छूट गई। हवा ने उसे उड़ाया और वो छतरी सीधा खेत के बीचों बीच गीले मिट्टी और कीचड़ में उल्टा जा गिरा। वांगजी थका हुआ वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि छतरी कीचड़ में लिपटी हुई है। वो उसे उठाने के लिए खेत में कदम नहीं रखना चाहता था। दूर खड़ा शीचन ये सब देख रहा था। शीचन का स्वभाव थोड़ा बदमाश और चंचल था, मगर उसके दिल में अपने बड़े भाई के लिए बेहद दर्द था। वो चाहता था कि वांगजी पहले की तरह उससे बात करे, उससे लड़े या कम से कम मुस्कुरा दे। शीचन ने मन ही मन सोचा, अगर वांगची के मुझसे मदद मांगेंगे या छतरी मांगेंगे तभी मैं उन्हें छतरी निकाल कर दूंगा, वरना मैं शाम को बाबा के साथ ही इसे लेकर घर लौटूंगा। वो अपने भाई को मजबूर करना चाहता था कि वो अपनी खामोशी को तोड़े और उसे छतरी देने को कहे, लेकिन वांगजी तो वांगजी था। उसने शीचन की तरफ देखा तक नहीं। छतरी को कीचड़ में पड़ा देखकर उसने एक गहरी सांस ली और बिना छतरी के ही खेत के एक साइड पर खाने को रखकर उस तपती हुई धूप में ही पैदल घर की तरफ लौटने लगा। उसने ये तय कर लिया था कि वो धूप में जल जाएगा, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि उसे महसूस हुआ कि धूप की जलन अचानक खत्म हो गई है। उसके सर पर एक ठंडी छांव आ गई है। वांगजी को लगा कि शायद शीचन का दिल पिघल गया होगा और वो छतरी लेकर उसके पीछे आ गया होगा। शीचन ने शायद छतरी उठा ली होगी। वांगजी ने सोचा। वो पीछे मुड़ा ताकि देख सके, लेकिन जब वो मुड़ा उसकी सांसें जैसे थम सी गई। वहाँ शीचन नहीं था। उसके सामने एक नया चेहरा था, एक ऐसा लड़का जिसे वांगजी ने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़का कीचड़ में लथपथ था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो उस दोपहर की धूप से भी ज्यादा तेज थी। उसने वही कीचड़ से भरी हुई छतरी वांगजी के सर पर बड़ी हिफाजत से पकड़ा हुआ था। वांगजी कुछ बोल ना सका। वो बस उस अनजान लड़के की आंखों में देखता रह गया। वांगजी के बेरंग जिंदगी में जैसे रंग सा छा गया। उस लड़के ने बिना कुछ कहे वांगजी के हाथ में वो छतरी थमा दिया। उस लड़के का हाथ गंदे थे, मगर उसकी पकड़ में एक अजीब सा अपनापन था। छतरी पकड़ते ही वो लड़का वापस मुड़ गया और दौड़ता हुआ लैन चिरन और लैन शीचन के पास खेत में चला गया। वो वहाँ उनकी मदद करने लगा जैसे वो उनके परिवार का ही हिस्सा हो। शीचन ने उस लड़के को कहा, विभूषियान, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। वांगजी वही खड़ा रहा, छतरी हाथ में लिए। उसके कानों में वो नाम गूंज गया, विभूषियान। उसने धीरे से बिल्कुल धीमी आवाज में बुदबुदाया, विभूषियान। जैसे ही उसने ये नाम लिया, वांगजी को महसूस हुआ कि उसके सीने के अंदर जो दिल बरसों से पत्थर में बदल चुका था, वो अचानक जोर से धड़कने लगा है। एक ऐसी हलचल जो उसने दिलरुबा के टाइम भी कभी महसूस नहीं किया था। हजारों साल पुराना कोई रिश्ता हो जैसे, या कोई पुराना दर्द जो मरहम बनकर आया हो। वांगजी घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, मगर उसका मन वही खेत में छूट गया था। वो बार बार रुकता, पीछे मुड़कर देखता। दूर खेत में विभूषण शीचन के साथ बातें कर रहा था और बड़े चाव से खाना खा रहा था।
वांगजी ने महसूस किया कि उस अनजाने लड़के की एक छोटी सी कोशिश ने उसके ऊपर से धूप ही नहीं हटाई थी, बल्कि उसके दिल में जमी बर्फ को भी थोड़ा पिघला दिया था। पीछे मुड़कर देखते हुए वांगजी की नजरें सिर्फ उस चेहरे को ढूंढ रही थी। उसे नहीं पता था कि ये विभूषण कौन है, कहाँ से आया है, मगर इतना जरूर जान गया था कि आज के बाद उसके दिल की धड़कन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रात का वक्त था। लान परिवार के छोटे से घर में एक पुराना बल्ब के मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मेज पर साधारण सा खाना परोसा गया था। लान चिरन, लैन ई, लैन शिचन और लान वांगजी सब खामोशी से खाना खा रहे थे। वांगजी जो हमेशा अपनी थाली में नजरें गाड़े रहता था, आज कुछ अलग लग रहा था। उसका हाथ रुक रुक कर निवाला उठा रहा था। उसके अंदर एक सवाल थरथरा रहा था, लेकिन उसकी जुबान बरसों की खामोशी की गुलाम थी। वो कुछ पूछना चाहता था, मगर शब्द उसके गले में ही फंस कर रह गया था। लैन शिचन जो अपने बड़े भाई की हर एक सांस और खामोशी का मतलब समझता था, समझ गया कि उसके दिमाग में वही अनजाना लड़का चल रहा है। शिचन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, बड़े भाई, अब जिस लड़के ने आपको धूप से बचाया उसे हमारे गांव में आए अब 5 दिन हो चुके हैं। वांगजी के हाथ थोड़े थिरके, मगर उसने सर नहीं उठाया, लेकिन वो ध्यान से सुन जरूर रहा था। शिचन ने आगे बताया, वो बहुत अच्छा लड़का है। जब गांव आया था तो रहने के लिए रेंट में कमरा ढूंढ रहा था। बाबा ने सोचा कि हमारा जो बाहर वाला पुराना कमरा है वो खाली पड़ा है, तो उन्होंने उसे वही रहने के लिए दे दिया। वो हमारे यहाँ ही खाना खाता है और दिन भर खेत में बाबा और मेरी मदद करता है। वांगजी ने अपने मन में हिसाब लगाया। वो रोजाना सुबह 6 बजे निकल जाता था और रात को 11 बजे के बाद ही लौटता था। इस लंबे सफर और थकान की वजह से उसकी दुनिया सिर्फ घर और ऑफिस के बीच ही सिमट कर रह गई थी। इसलिए उसे अपने ही घर के बाहर वाले कमरे में रहने वाले इस नए शख्स का पता ही नहीं चला। उसका नाम विभूषण है। शिचन ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है गगा, वो उम्र में आपसे छोटा है, लेकिन दिखने में आपसे काफी बड़ा और मैच्योर लगता है। आप तो उसके सामने अभी भी 20-22 साल का कोई टीनेज लड़के लगते हो। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर वही हमेशा वाला पोकर फेस ही था। कोई इमोशन नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा, अगर वो हमारे घर ही खाना खाता है तो वो अभी मेज पर क्यों नहीं है। खाना खत्म होने के बाद लानी ने रसोई की तरफ देखते हुए चिंता जताई। शिचन बेटा, लगता है भूषण थक कर जल्दी सो गया होगा। वो खाना खाने नहीं आया, ये खाने का डिब्बा ले जाकर उसे दे कर आओ। वांगजी जो अपने कमरे की तरफ ही बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। जब लानी ने खाने का डब्बा शिचन को पकड़ाया तो वांगजी वही दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही शिचन बाहर निकलने लगा, वांगजी ने अपना हाथ उसके आगे बढ़ा दिया। शिचन थोड़ा हैरान हुआ। क्या हुआ गग्गा? वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गहरी नजरों से खाने के डब्बे की तरफ देखता रहा। शिचन की आंखों में एक चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसका खामोश भाई आज पहली बार किसी अजनबी में दिलचस्पी ले रहा है। शिचन को खुशी हुई कि शायद वांगजी अपने पुराने दुख से निकलकर किसी को दोस्त बनाना चाहता है। उसने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ डिब्बा वांगजी को थमा दिया। बेचारा मासूम सा शैतान शिचन को क्या पता वांगजी विभूषण से दोस्ती नहीं, दोस्ताना करना चाहता है। वांगजी बिना एक शब्द बोले डब्बा लेकर बाहर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वांगजी ऊपर से तो शांत दिख रहा था, मगर उसकी धड़कन तेज थी। जैसे ही वांगजी ने विभूषण के कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा, वो वही जम गया। उसे एक झटका सा लगा। कमरे का मंजर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। फ्लोर पर इधर उधर शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। कमरे में शराब की कड़वी महक फैली हुई थी और उस कमरे के कोने में फ्लोर पर गुमसुम होकर बैठा था विभूषण। ये वही लड़का है जो दोपहर को धूप में छतरी लिए खड़ा था, अब अपने हाथ में शराब की बोतल पकड़े हुए उसे घूट घूट पी रहा था। वांगजी के चेहरे पर कोई भावना नहीं आई, मगर उसके अंदर सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कौन है ये विभूषण? ये इतना परेशान क्यों है? इतनी कम उम्र में ये इतना दर्द क्यों पी रहा है? वांगजी ने भी दर्द सहा है, इसलिए वांगजी को आसानी से दूसरों के दर्द का एहसास हो जाता था। वांगजी वापस दरवाजे की तरफ पलटा और इस बार उसने दरवाजे पर दस्तक दी। विभूषण ने अपना सर उठाया। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए वक्त रुक गया। विभूषण की आंखों में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था और वांगजी की आंखों में बेचैनी। वांगजी ने महसूस किया कि उसके दिल की रफ्तार फिर से तेजी से बढ़ने लगी है, एक ऐसी हलचल जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। घबराहट में वांगजी ने जल्दी से खाने का डिब्बा वही दरवाजे के पास जमीन पर रखा और बिना पीछे मुड़े अपने घर की तरफ भाग गया। उसके कदम तेज थे, जैसे वो उस कमरे की कड़वी सच्चाई से दूर भाग रहा हो। पीछे कमरे में विभूषण ने खामोशी से वांगजी को जाते हुए देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को एक ही सांस में खत्म किया और फ्लोर पर रख दिया।
फिर वो उठा, दरवाजे के पास गया और खाने का डब्बा उठाकर वही फ्लोर पर बैठकर खाने लगा। रात की खामोशी में दोनों ही अपने अपने दुखों के साथ अकेले थे, मगर एक अनजाना रिश्ता उन्हें जोड़ चुका था। एक पूरा हफ्ते बीत गया। वांग जी की जिंदगी वही पुराने ट्रैक पर चल रही थी। सुबह की वही थकी हुई बस, ऑफिस की वही जिल्लत और वही गूंगा कहकर पुकारे जाना। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। उसके दिमाग के किसी कोने में हर वक्त एक ही चेहरा घूमता रहता। ऑफिस में फाइल चेक करते हुए या बस की खिड़की से बाहर धुंध को देखते हुए उसकी आंखों के सामने सिर्फ विभूषण का वो पोकर फेस और फ्लोर पर बिखरी शराब की बोतलें आती थी। वांग जी के लिए बेचैनी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो उस अजनबी के बारे में इतना सोच रहा है जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं। इस बेचैनी ने उसे इतना परेशान कर दिया कि एक दिन उसे हिम्मत करके ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ले ली। उसे लगा कि अगर वो जल्दी घर जाएगा तो शायद उसकी रूह को सुकून मिलेगा। जब वांग जी गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो शाम के 6 बज चुके थे। चांदनी रात थी और आसमान पर चांद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। वांग जी ने अपने पुरानी टॉर्च जलाई और खेत के बीचों बीच बने उस पतले रास्ते से गुजरने लगा। ये रास्ता शॉर्टकट था मगर काफी सुनसान था। रात के सन्नाटे में सिर्फ वांग जी के जूतों की आवाज ही आ रही थी। अचानक कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वांग जी के कदम थरथराने लगे। उसे कुत्तों से हमेशा डर लगता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया कुत्तों का भौंकना उतना ही तेज होता गया। वांग जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने डर के मारे अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। कांच की बोतलें एक दूसरे से टकरा रही थी। घर नहीं जाना क्या? एक गहरी सी शांत आवाज गूंजी। वांग जी ने धीरे से अपनी आंखों को खोली। सामने विभूषण खड़ा था। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था जिसके अंदर ड्रिंक की कुछ बोतलें थी। विभूषण के चलने की वजह से वो बोतलें एक दूसरे से टकराकर आवाज कर रही थी। उस पर वांग जी को एक अजीब सा एहसास हुआ। कुत्तों का डर जैसे गायब ही हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ विभूषण ही वो शख्स है जो उसे सुरक्षित महसूस करवा सकता है। एक अनजानी सी सुरक्षा का एहसास उसके जिस्म में दौड़ गया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, एक थैंक्स तक नहीं, मगर उसके दिल के अंदर खुशी की एक लहर उठी। वो चुपचाप मुड़ा और घर की तरफ चलने लगा। विभूषण भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे ढाल बनकर चलने लगा। अगले दिन वांग जी की ऑफिस की छुट्टी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में एक सुकून था। वांग जी ने तय किया था कि वो अपने नन्हे बेटे लैन शिजुई को बाहर मार्केट लेकर जाएगा। शिजुई अब थोड़ा बड़ा हो गया था और अपने बाबा के साथ बाहर जाने के नाम पर बहुत खुश था। जैसे ही वांग जी घर से बाहर निकला उसने देखा विभूषण भी अपने कमरे को लॉक कर रहा है। शायद वो भी कहीं बाहर जा रहा था। वांग जी का दिल एक पल के लिए रुका। उसने पिछले 5 सालों में कभी किसी अजनबी से पहल करके बात नहीं की थी, मगर आज पता नहीं क्यों कहाँ से उसके अंदर एक हिम्मत आ गई थी। सुनिए, वांग जी की आवाज हल्की थी मगर साफ थी। विभूषण रुका और पीछे मुड़ा। विभूषण भी वांग जी की तरफ पोकर फेस का ही था। अभी उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। लैन शिचन ने विभूषण को पहले ही बता दिया था कि वांग जी कैसा है। खामोश, शर्मिला और दुखों में डूबा हुआ एक व्यक्ति। विभूषण को पिछले रात का वो मंजर भी याद था जब वांग जी डर कर आंखें बंद किए खड़ा था। आज भी वांग जी अभी चुप था, आगे कुछ नहीं बोल पा रहा था। विभूषण ने कुछ पल वांग जी को देखा, फिर अपनी झिझक मिटाते हुए आगे बढ़ा और वांग जी की गोद से नन्हे शिजुई को अपनी गोद में ले लिया। शिजुई जो अक्सर अजनबियों से डरता था, विभूषण की गोद में जाते ही खामोश हो गया। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ मार्केट तक। विभूषण ने कहा, तुम दोनों को छोड़कर फिर मुझे खेत पर काम करने के लिए भी जाना होगा। अभी सीन कुछ ऐसा था जैसे कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को बोल रहा है अपने बेटे को गोद में लेकर, चलो तुम दोनों को छोड़कर फिर मुझे काम पर भी जाना है। एक फैमिली पैक सीन चल रहा था अभी यहाँ। वांग जी ने सिर्फ सर हिलाया। पूरा रास्ता दोनों के बीच खामोशी रही, कोई बात नहीं हुई। मगर वांग जी के दिमाग में विभूषण की वो छोटी सी बात गूंजी जा रही थी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहली बार किसी ने उसके साथ चलने की बात की थी। वांग जी का दिल जो बरसों से एक गहरी नींद में सोया था, अचानक उसमें एक नई हलचल होने लगी थी। विभूषण ने वांग जी और शिजुई को मार्केट के मोड़ पर छोड़ा और अपने काम के लिए निकल गया। वांग जी वही खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। वांग जी शर्मिला था, अंदरूनी था। वो अपने परिवार से भी अपने दर्द की बातें ठीक से नहीं कह पाता था। उसका गिल्ट उसे हमेशा रोक लेता था, मगर विभूषण को देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस शख्स के सामने अपना सारा दर्द खोल कर रख सकता है। उसे लगता था कि शायद विभूषण उसकी खामोशी को समझ लेगा, क्योंकि विभूषण खुद भी एक राज की तरह था। मार्केट के भीड़ में चलते हुए भी वांग जी का मन खेत के उन राहों में था जहाँ विभूषण काम कर रहा होगा। उसे एहसास हो रहा था कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी का एक वीरानापन खत्म हो रहा है। वो शख्स जो रात को अकेला शराब पीता था,
और दिन में पोकर फेस के साथ अपना काम करता था। वांगजी के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। वांगजी ने शिजोई का हाथ जोर से थामा और एक गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे गांव की धूप बुरी नहीं लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या कभी वो वक्त आएगा जब वो विभूषण के साथ बैठकर उसके दुखों को बांट सकेगा। क्या वो कभी उसे बता पाएगा कि उसकी मौजूदगी वांगजी के लिए क्या मायने रखती है। खामोशी अब भी थी, मगर अब वो खामोशी बोझल नहीं थी। उस रात के बाद जैसे गांव और शहर के बीच का वो सुनसान रास्ता एक नया रिवाज का गवाह बन गया। रोजाना जब रात के सन्नाटे में शहर की पुरानी बस धूल उड़ाती हुई बस स्टैंड पर रुकती, तो वांगी थका हारा नीली रोशनी में नीचे उतरता। उसका बदन टूट रहा होता, मगर उसकी नजरें सबसे पहले उस पुरानी दुकान की तरफ जाती। उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों विभूषण वहाँ हर रोज खड़ा रहता। उसके हाथ में प्लास्टिक बैग के अंदर शराब की बोतलें होती। दोनों के बीच कोई सलाम दुआ कुछ भी नहीं होती, कोई बात नहीं होती। वांगी आगे आगे चलता और विभूषण ढाल बनकर उसके पीछे पीछे। रात की खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज आती, प्लास्टिक के बैग के अंदर कांच के बोतलों के टकराने की आवाज। ये आवाज अब वांगी के लिए डर की नहीं, बल्कि एक अजीब सी सुकून की अलामत बन चुकी थी। उसे पता था कि जब तक ये आवाज उसके पीछे है, वो महफूज है। घर पहुंचकर दोनों अपने अपने कमरों में गुम हो जाते, बिना ये सोचे कि ये खामोशी भरी दोस्ती उन्हें कहाँ ले जा रही है। एक दिन जब वांगजी ऑफिस की ढेर सारी पुरानी फाइलों में डूबा हुआ था, उसके पुराने फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नाम देखते ही वांगजी के हाथ कांपने लगे। ये वही आदमी था जिसके पास लैन चिरन ने अपने घर और खेत गिरवी रखा था। हेलो वांगजी, उस आदमी की भारी और घटिया आवाज गूंजी। एक महीना, सिर्फ एक महीना है तुम्हारे पास। अगर सारा पैसा वापस नहीं मिला तो कोर्ट का ऑर्डर लेकर मैं खुद आऊंगा। तुम्हारे बुढ़े बाप और तुम्हारे परिवार को रास्ते पर खड़ा कर दूंगा। वांगजी ने थूक निकला। उसकी आवाज बैठ गई थी। सर प्लीज 3 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, मैं पूरा पैसा आपको चुका दूंगा। वो आदमी जोर से हंसा। 3 महीने? देखो वांगजी, अगर तुम एक लड़की होते तो मैं तुम्हारा कर्जा पूरा माफ कर देता। 3 महीने के बाद तो तुम तब छोड़ ही देते, मगर मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। अगर आज रात को तुम... वांगजी का खून खौल गया, मगर उससे ज्यादा उसे घृण आई। उसने उस घटिया इंसान की बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी सारी शर्म, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को एक तरफ रखा और अपने बॉस के केबिन की तरफ भागा। वांगजी बिना नॉक किए ही केबिन के अंदर आ गया। सर मुझे थोड़ी मदद चाहिए, थोड़ा एडवांस या लोन, मेरा घर छीन जाएगा सर, वांगजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन बॉस ने एक ठंडी नजर उस पर डाली और हंसने लगा। मदद? वांगजी, तुम जैसे कम पढ़े लिखे लोग यहाँ काम ही क्या करते हो? तुम तो इस नौकरी के भी लायक नहीं हो। सच तो ये है कि मुझे तुम्हें बहुत पहले ही इस नौकरी से हटा देना चाहिए था। चलो बाहर निकलो, मेरे पास फजूल के वक्त नहीं है। अगर नहीं गए तो अभी काम से ही निकाल दूंगा। उस रात जब वांगजी बस में बैठा तो वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बरसों से जिस दर्द और गिल्ट को उसने अपने सीने में दबा कर रखा था, वो आज आंसुओं की सूरत में बाहर निकालने लगा। बस में बैठे लोग उसे देख रहे थे। ज्यादातर लोग तो उसके गांव वाले ही थे। उसके बहते आंसू, उसकी हिचकियां, सब साफ दिख रहा था। मगर इस भीड़ में कोई ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखता और पूछता, तुम्हें क्या हुआ है, क्या दुख है तुम्हें? सब तमाशबीन बने रहे। वांगजी ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर दिया, मगर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो आज बिल्कुल नहीं चाहता था कि विभूषण उसे इस हाल में देखे। उसे अपनी कमजोरी दिखाने से डर लगता था। उसे लगा कि शायद आज विभूषण बस स्टैंड पर नहीं होगा, क्योंकि बस आज लेट था आधा घंटा। लेकिन जैसे ही बस रुकी और वांगजी नीचे उतरा, उसकी नजर सीधा विभूषण से जाकर मिली। भूषण वही खड़ा था और उसकी गहरी नजरें वांगजी के भिगे हुए चेहरे और लाल आंखों पर पड़ी। वांगजी ने फौरन अपनी नजरें झुका लिया। वो जल्दी जल्दी चलने लगा, जैसे वो विभूषण की नजरों से भाग रहा हो। उसके दिल में एक ही दुआ थी, मुझसे कुछ मत पूछना, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछना। विभूषण जो हमेशा से पोकर फेस था, उसने वांगजी की हालत को एक पल में भांप लिया। वो समझ गया कि वांगजी इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई हरकत नहीं की, बस हमेशा की तरह खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। अंधेरी रात पर वांगजी के रोने की दबी दबी आवाज और विभूषण की प्लास्टिक बैग में बोतलों की टकराहट, ये दोनों ही दर्द की एक अलग जुबान में बात कर रहे थे। वांगजी को पता था कि वो पीछे है और शायद वही एक खामोश पहरा था जो उसे उस रात बिखरने से बचा रहा था।
रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, मगर जज्बातों का तूफान अभी थमा नहीं था। विभूषण ने देखा कि वांगची अपने घर के दरवाजे पर रुकने की बजाय सीधा दिलरुबा के बाबा, जो गांव के पोस्टमैन भी थे, उनके घर की तरफ निकल गया। भूषण वही अंधेरे में खड़ा रहा। उसने देखा कि वांगची तकरीबन 15 मिनट बाद वहां से बाहर निकला। उसका सर झुका हुआ था और कदम बोझल। वांगची अपने घर के अंदर चला गया, मगर भूषण का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि शायद ये वांगची और उसके भागी हुई बेबी का कोई नया मसला है, शायद कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है। भूषण भी अपने कमरे में चला गया और ड्रिंक करने बैठ गया। पहले तो भूषण ने खुद को समझाया, ये वांगची का फैमिली मैटर है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए। मगर बंद आंखों में भी उसे वांगची के वो आंसू और लाचारी याद आ रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसका पैर अपने आप दिलरुबा के बाबा के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विभूषण ने दरवाजा खटखटाया। दिलरुबा के बाबा और उनकी पत्नी, जो विभूषण को उसके निकदिली और मिलनसार स्वभाव की वजह से बहुत पसंद करते थे, उसे इतनी रात को देखकर हैरान तो हुए, मगर सम्मान के साथ अंदर बुलाए। गांव के हर शख्स भूषण को इज्जत देता था, क्योंकि वो बिना किसी मतलब के सभी के कामों में मदद कर देता था। भूषण बेटा, इतने रात को सब खैरियत तो है ना? दिलरुबा के बाबा ने ये पूछा। भूषण ने बिना बात घुमाए सीधा पूछा, चाचा जी, वांगची को क्या हुआ है? आज वो बहुत परेशान था, क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ? पहले तो दिलरुबा के बाबा खामोश रहे। उन्हें वांगची का वो रोता हुआ चेहरा याद आया। वांगची ने उनसे वादा लिया था कि ये बात किसी को पता ना चले, लेकिन भूषण की आंखों में सच्ची फिक्र देखकर उनका दिल पिघल गया। भूषण, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मगर तुम्हें कसम खानी होगी कि ये बात लैंस परिवार के किसी भी फैमिली मेंबर तक नहीं पहुँचेगी। वांगची ने मुझसे यही मांगा है, दिलरुबा के बाबा ने कहा। विभूषण ने गंभीरता से सर हिलाया। दिलरुबा के बाबा ने बताया कि वांगची के घर की नीलामी का वक्त करीब है, कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है। वांगची ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर लैंस के नाम पर कोई भी सरकारी कागज आए तो वो उसे चुपके से वांगची को दे दे, ताकि उसके बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई को इसका पता ना चले। वांगची 1 महीने के अंदर पैसों का जुगाड़ करना चाहता है और तब तक अपने परिवार को इस दुख से बचाना चाहता है। भूषण का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि वांगची इतना बड़ा बोझ अकेला उठाए फिर रहा है। ठीक है चाचा, मैं वादा करता हूँ, ये बात हमारे बीच ही रहेगी, भूषण ने कहा और घर से बाहर निकल आया। जैसे ही भूषण ने दरवाजा बंद किया और घर जाने के लिए मुड़ा, उसके होश उड़ गए। सामने अंधेरे में लान वांगची खड़ा था। भूषण को ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका दिल एक पल के लिए रुका। विभूषण ने अपने सीने में अपना हाथ दे मारा, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाला। भूषण ने थोड़ा अकबकाते हुए पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को? वांगची ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अपनी शांत और गहरी नजरों से भूषण को देखे जा रहा था। उसका पोकर फेस अब और भी पोकर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें सवाल कर रही थी, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे थे? वांगची के बिना बोले ही विभूषण वांगची के दिल की बात समझ गया कि वांगची क्या बोलना चाहता है। विभूषण ने तुरंत एक झूठ बोला, मेरा एक मनी ऑर्डर आने वाला था शहर से, वही पूछने आया था कि आया कि नहीं। वांगची ने फिर भी अपनी नजरें नहीं हटाई। उसकी नजरें कह रही थी, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, इतनी रात को कोई मनी ऑर्डर पूछने नहीं आता। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता जा रहा था। वांगची बिना बोले सवाल करता और विभूषण बिना सुने उन सवालों को समझ जाता, मगर इस बात का एहसास दोनों में से किसी को नहीं हुआ था अभी तक। बात पलटते हुए भूषण ने पूछा, और तुम यहाँ कैसे? वांगची खामोश रहा। उसने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिया। असल में वांगची ने विभूषण को दिलरुबा के बाबा के घर के अंदर जाते हुए देख लिया था। उसे डर था कि कहीं उसकी लाचारी का ये राज विभूषण के सामने खुल न जाए, इसलिए वो टेंशन के मारे वहाँ चला आया था। भूषण ने उसे जाते हुए देखा। उसे पता था कि वांगची ने उसके झूठ को पकड़ लिया है, मगर दोनों ही खामोशी की चद्दर ओढ़े हुए थे। वांगची के दिल में हलचल थी कि भूषण इतनी रात को उसकी फिक्र कर रहा है, और भूषण के दिल में दर्द था कि वो वांगची का ये बोझ कैसे हल्का करे। रात की उस चांदी में दोनों की खामोशी उनके लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा कन्वर्सेशन कर रही थी। वांगची ने सोचा था कि कानूनी कार्रवाई में वक्त लगेगा, मगर किस्मत ने जैसे उसे मुंह ही मोड़ लिया था। सिर्फ 3 दिन बाद ही कोर्ट से नोटिस आ गया। दिलरुबा के बाबा ने वो सरकारी लिफाफा खुद से चुपके से वांगची के हाथ में थमा दिया। उनका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। बेटा, मैं जितना अपने खुदा से डरता हूँ, उतना ही अपने बेटे की करतूतों पर रोता हूँ, दिलरुबा के बाबा ने भारी आवाज में कहा। काश मैंने तुम दोनों की शादी न करवाया होता, तो आज तुम्हें ये दिन देखना न पड़ता। वांगची ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर वही पत्थर जैसा पोकर फेस था, मगर उस नोटिस ने उसके हाथों की लकीरों को ठर्रा दिया था। वो कागज लेकर खामोशी से घर लौट गया। दिलरुबा के बाबा ने ये बात विभूषण को भी बता दिया।
भूषण तब से इसी उधर बुन में था कि बांगजी की मदद कैसे करे। उसे पता था कि बांगजी स्वाभिमानी है, वो आसानी से एहसान नहीं लेगा। इसी टेंशन में भूषण ने उस रात जरूरत से ज्यादा शराब पी ली। अगले दिन बांगजी इतने दबाव में था कि वो ऑफिस नहीं जा पाया। वो अपने कमरे में बैठा बस उस नोटिस को ही निहार रहा था। सुबह जब वो नन्हे शिजोई को लेकर नीचे खाना खाने आ रहा था, तभी शीचन दौड़कर आया। उसका सांस फूला हुआ था। बाबा जल्दी चलिए, विभूषण को चोट लगी है, वो बेहोश है, शीचन ने चीखकर कहा। बांगजी के दिल पर जैसे किसी ने बिजली गिरा दिया हो। उसने फौरन शिजोई को लैनी के गोद में दिया और बिना कुछ सोचे लैन चिरन और शीचन के पीछे भाग गया। जब वो भूषण के कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। पूरे फ्लोर पर शराब की बोतल का ढेर था। बीच में विभूषण बेहोश पड़ा था। उसके सर से काफी खून बह रहा था। शायद नशे में गिरने की वजह से उसे गहरी चोट आई थी। सबने मिलकर उसे उठाया और हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए विभूषण को देखकर वांगी को एहसास हुआ, ये शख्स जो बाहर से इतना मजबूत और निडर दिखता है, अंदर से बिल्कुल उसी की तरह टूटा हुआ है। ये शराब सिर्फ नशा नहीं बल्कि उन जख्मों का मरहम है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। वांगजी की आंखों में दर्द था, वही दर्द जो वो खुद बरसों से सह रहा था। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद वांगजी ने हिम्मत जुटाई। जब वो विभूषण के पास अकेला था, उसने बरसों की खामोशी तोड़ी। उसने विभूषण की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ विभूषण? विभूषण ने हैरत से उसे देखा, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि एक गूंगा बोल रहा है। वांगजी ने आगे कहा, मैं अपनी इस बेकार और खाली जिंदगी से आजाद होना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। अगर मेरी ये अधूरी जिंदगी तुम्हारे काम आए तो मुझे खुशी होगी। बताओ ना, क्या तुम मुझे अपनाओगे? विभूषण तो शौक में ही रह गया। उसे लगा शायद उसके सर की चोट ने उसे बहकी बातें सुनने पर मजबूर कर दिया है, या फिर वांगजी का दिमाग खराब हो गया है। भूषण ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या तुमने मेरी शराब की बोतल पी कर खाली कर दिया है? इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ये बोलकर विभूषण चद्दर टांग के सो गया। वांगजी का वही मोए मोए हो गया। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से फूल गया। वो वहाँ से पैर पटकते हुए निकला और मन में सोचा, मैं ही बुद्धू हूँ, मुझ जैसे अगली लड़की को कोई क्यों डेट करेगा? पहली बात तो मैं लड़का हूँ और दूसरी बात मैं उससे उम्र में भी बड़ा हूँ। कुछ दिन बीत गए। दोनों ने ऐसे दिखाया जैसे उस दिन कुछ हुआ ही नहीं था। एक दिन लैन चिरन और विभूषण खेत की फसल लेकर बाजार गए। वहाँ हमेशा की तरह बड़े व्यापारियों ने गरीब किसानों को तंग किया। लैन चिरन ने जब अपनी फसल का सही दाम मांगा तो बाजार के गुंडों ने उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। चिरन ठहरा शरीफ आदमी, वो डर कर चुप हो गया और सस्ते दाम पर फसल बेचने को राजी हो गया। विभूषण तब तो खामोश रहा, मगर उसने लैन चिरन को आगे भेज दिया और खुद वापस मार्केट में घुस गया। फिर जो हुआ उसका डंका पूरे गांव में बज गया। भूषण ने अकेला ही उन तंग करने वाले व्यापारियों की ऐसी पिटाई की कि सबने कान पकड़ लिया। उसने न सिर्फ लैन चिरन की फसल का बचा हुआ पैसा वसूल किया, बल्कि बाकी किसानों को भी उनका हक दिलवाया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो हर किसी की जुबान पर विभूषण का नाम था। सब उसे अपना मसीहा मानने लगे। वांगजी ने जब ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी नजरों में विभूषण के लिए इज्जत और प्यार पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उसे गर्व महसूस हो रहा था कि जिसे वो चाहता है वो इतना बहादुर है। उस दिन के बाद से विभूषण और वांगजी के बीच की खामोशी और भी बोझल हो गई थी। विभूषण अब वांगजी से आंखें मिलाने से भी कतराने लगा था। जब भी वांगजी उसके सामने आता, उसकी शांत आंखों में बस एक ही सवाल होता, क्या तुम मुझे अपना बनाओगे? विभूषण इस सवाल से भाग रहा था। वो वांगजी से दूर दूर रहने लगा था ताकि उस मासूमियत का सामना न करना पड़े। लेकिन वांगजी हार मानने वालों में से नहीं था। एक शाम वो खाने की थाली लेकर विभूषण के कमरे में पहुंचा। खाना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में वांगजी को अपना रिश्ता जोड़ना था। उसने खामोशी से भूषण के सामने खाना परोसा और धीरे से मगर मजबूती से पूछा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो भूषण? भूषण ने निवाला उठाया ही था कि रुक गया। उसने खाना आधा छोड़ दिया और थाली एक तरफ खिसकाई। उसका पोकर फेस अब गुस्से में बदल रहा था। मैंने तुम्हारे बाबा से कहा था कि मेरे बैंक में कुछ जमाए हुए पैसे हैं, उन्हें लेकर अपना घर छुड़वा लो, भूषण ने सख्ती से कहा। लेकिन जब घर में बात हुई तो तुमने मेरा पैसा लेने से साफ मना कर दिया, क्यों? वांगजी ने कुछ कहना चाहा, मगर भूषण ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। और सुनो, आज से पहले मैंने तुमसे ज्यादा डरपोक इंसान नहीं देखा। तुम छोटी छोटी बात पर डर जाते हो। तुम तो कुत्तों से भी डरते हो। तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा हो, तुम हर वक्त खुद को ही दोषी मानते रहते हो। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है किसी डरपोक इंसान से डेट करने का। इससे अच्छा तो हम दोनों अलग अलग रास्ते पर ही रहे। वैसे भी मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूँ। मैं शराबी ही ठीक हूँ।
मुझे ना किसी का सहारा चाहिए और ना ही किसी का सहारा बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। ये कहकर विभूषण बेदर्दी से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर टीप टीप बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर घर के अंदर वांगजी के दिल में आग लग चुकी थी। भूषण की बातों ने किसी हथौड़े की तरह उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वांगजी वही खड़ा रो रहा था। उसका गुरूर, उसकी उम्मीद सब मिट्टी में मिल चुकी थी। तभी अचानक एक भयंकर बिजली कड़की और घर के बाहर वाले बिजली के खंभे पर गिरी। पूरी गांव की बत्ती गुल हो गई। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। बिजली की वो गरज सुनते ही वांगजी का अपना डर गायब हो गया। उसे सिर्फ एक ही फिक्र थी, विभूषण। बिना कुछ सोचे समझे वांगजी उस तूफानी बारिश में बाहर निकल आया। वो भीग रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी धुंधली थी, मगर वो पागलों की तरह भूषण को ढूंढने लगा। विभूषण, कहाँ हो तुम? वांगजी चिल्लाया। आखिरकार वो मिल गया। विभूषण कुछ ही दूर बारिश में चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे अपनी जान की परवाह ना हो। वांगजी ने पहली बार अपनी सारी शर्म छोड़कर जोर से चिल्लाकर कहा, विभूषण, यहाँ से चलिए, शॉर्ट सर्किट हो गया है। बिजली के तारों में कभी भी आग लग सकती है। भूषण फिर भी चुपचाप उसे देखता रहा। वांगजी ने इंतजार नहीं किया। उसने झपट कर भूषण का हाथ पकड़ा, वो हाथ जो बारिश में ठंडा पड़ चुका था, और उसे खींचकर घर के अंदर ले आया। दोनों दरवाजे के सामने खड़े थे। बाहर तूफान था और अंदर दोनों की सांसें तेज थी। दोनों चुप थे, मगर उनके दिल की धड़कन इतनी जोर से चल रहा था कि खामोशी भी एक तूफान महसूस हो रहा था। वांगजी का हाथ अब भी भूषण के कलाई पर था, और उस पल उनके बीच की दूरियां उस बिजली की चमक में जैसे धूल बनकर गायब हो रही थी। तूफानी रात की उस भयंकर बिजली और दरवाजे पर हुई उस खामोश तकरार के बाद अगले दिन दोपहर का सूरज ढलने को था। भूषण जब खेत से थका हारा दोपहर का खाना खाने घर लौटा, तो उसने देखा कि लान वांगजी आज शहर अपने काम पर नहीं गया है। जैसे ही भूषण ने चौखट पर कदम रखा, उसकी नजरें सीधी वांगजी से जाकर मिली। वांगजी की आंखों में वही पुराना सवाल था, मगर उसमें अब एक नई धार थी। विभूषण जो दुनिया भर के गुंडों से अकेले लड़ सकता था, वांगजी की उन शांत नजरों के सामने फौरन ढेर हो गया। वो बिना कुछ कहे वहां से उल्टे पांव भागा। वो भागकर पास ही की दुकान पर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि पिछली रात उसने वांगजी को काफी भला बुरा कहा था, उसे डरपोक कहा था, तो शायद कुछ मीठा लेकर जाना चाहिए। उसने एक आइसक्रीम खरीदी, मगर घर लौटते वक्त उसकी हिम्मत फिर से जवाब देने लगी। जब वो घर के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि वांगजी बड़े सुकून से बैठा नन्हे सिडोई को खाना खिला रहा था। भूषण खाना खाने तो बैठ गया, मगर उसके हाथ में पकड़ी आइसक्रीम वही रह गई। वो उसे वांगजी को देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने आइसक्रीम को मुट्ठी में ऐसे दबोचे रखा था जैसे कोई कीमती खजाना हो, मगर गर्मी की वजह से वो आइसक्रीम पिघलने लगी थी। वांगजी ने तिरछी नजरों से देखा कि भूषण के हाथ में आइसक्रीम है, जो अब पिघलकर उसके हाथ से नीचे टपकने को तैयार भी है। अभी माहौल में ये खामोश खाशम खास चल ही रहा था कि अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। शीचन पागल की तरह दौड़ के घर के अंदर घुसा। उसके पीछे पीछे एक हवाई चप्पल हवा में उड़ती हुई आई। शीचन ने बड़ी फुर्ती से अपना सर झुकाया और साइड हट गया, मगर बदकिस्मती से वो चप्पल सीधा वांगजी के सर पर लैंड हुई। वांगजी जो शिजई को खाना खिला रहा था, एक पल के लिए रुका। उसने खामोशी से नीचे गिरी हुई चप्पल उठाई और उसे रूम के बाहर फेंक दिया। उसने शीचन की तरफ अपनी नजरें उठाई। वो गुस्सा नहीं कर रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, मगर वो सिर्फ शीचन को घूर रहा था। वांगजी की उस एक नजर में इतनी दहशत थी कि बेचारा शीचन जो सफाई देने वाला था वही थितक गया। उसका मन कर रहा था कहे, भाई मेरी क्या गलती, चप्पल तो बाबा ने मारी है ना, मगर वांगजी के उस शांत गुस्से के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। तभी लैंशिरन आते हुए अंदर आए। माफ करना वांगजी बेटा, पर ये कम वक्त आज हमारे पड़ोसी की लड़की को इतना तंग कर रहा था कि बेचारी रोते हुए घर गई। उसकी माँ ने आकर मुझे 4 बातें सुनाई तो मेरा हाथ छूट गया। वांगजी ने एक बार फिर शीचन को घूरा। शीचन ने फौरन कान पकड़ा और एक अच्छे बच्चे की तरह खाने बैठ गया। आगे से नहीं होगा भाई, पक्का। उसने डरते डरते माफी मांगी। विभूषण जो ये सब देख रहा था, उसका खाना उसके गले में ही फंस गया। वो हाँ करके वांगजी को देख रहा था। उसने वांगजी का एक नया रूप देखा था, गुस्सा, मगर ये गुस्सा शोर शराबे वाला नहीं था। ये गुस्सा एक गहरी खामोशी की तरह था, जो बिना बोले ही सामने वाले की हवा टाइट कर देता था। भूषण ने सोचा, इतना शांत गुस्सा कोई कैसे कर सकता है? ये तो पहाड़ से नीचे गिरा देने से भी ज्यादा खतरनाक है। वांगजी ने देखा कि भूषण उसे ही निहार रहा है। उसने शिडोई को उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा, मगर भूषण के पास आकर रुक गया। उसने बिना कुछ बोले भूषण के हाथ से आइसक्रीम का पैकेट ले लिया। आइसक्रीम तब तक गर्मी और भूषण के घबराहट की वजह से पूरी तरह पिघलकर जूस बन चुका था। वांगजी रसोई में गया, एक कांच का गिलास उठाया
और उस पिघली हुई आइसक्रीम को ग्लास में उल्टा कर एक ही सांस में आधा पी गया और आधा लैन शिजोई को पिलाया। उसने खाली ग्लास विभूषण के सामने मेज पर तब से रखा और बिना एक शब्द बोले शिजोई को लेकर वहां से चला गया। लैनी जो ये सब तमाशा देख रही थी जोर से हंस पड़ी। उन्होंने भूषण की तरफ देखा और कहा, बेटा मेरे बांजी को अगर गुस्सा आ जाता है तो वो बिना पलक झपकाए किसी को भी पहाड़ से नीचे गिरा सकता है, वो भी बिना कुछ बोले। उसका गुस्सा सह पाना हर किसी के बस में नहीं है। विभूषण ने अब तो कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। वो उस खाली ग्लास को देखता रहा और पिछली रात की बातें याद करते रहा। उसने सोचा, मैंने इसे डरपोक कहा था, किसी भी एंगल से ये शख्स डरपोक लगता है। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। रात हुई तो विभूषण का मन फिर बेचैन होने लगी। उसने सोचा कि सुबह जो आइसक्रीम पिघल गई थी उसके बदले वो दोबारा मार्केट जाकर एक नई आइसक्रीम लेकर आएगा, वो भी बर्फ के बॉक्स में डालकर। वो घर से निकला भी, मगर रास्ते में उसकी हिम्मत फिर से जवाब दे गई, अगर मैं आइसक्रीम लेकर गया तो क्या बांजी उसे लेगा या फिर वही गुस्से वाली नजर दिखाएगा। भूषण ने सोचा, उसने तय कर लिया कि आइसक्रीम देने की हिम्मत तो उसमें नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि वो अपने लिए वही पुरानी साथी खरीद ले, यानी कि शराब। उसने कुछ ड्रिंक्स की बोतलें खरीदी और प्लास्टिक बैग में कांच के टकराने की आवाज के साथ घर लौटा। वो अपने पुराने कमरे में बैठ गया, बोतल खोली, मगर आज शराब का स्वाद भी थोड़ा अलग था। उसे बार बार बांजी का वो खाली ग्लास मेज पर रखने वाला मंजर याद आ रहा था। भूषण ने बोतल से एक घूंट भरा और अंधेरे में बैठकर सोचने लगा। एक तरफ वांगजी का वो शांत गुस्सा था और दूसरी तरफ उसकी वो मासूमियत जो पिघली हुई आइसक्रीम को जूस समझकर पी गया था। विभूषण को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस डरपोक मगर खतरनाक लान वांगजी से कैसे निपटे। उस रात गोसू की धुंध में दो दिल धड़क रहे थे, एक गुस्से में पिघल रहा था और दूसरा दारू के नशे में अपनी गलतियां ढूंढ रहा था। पिघली हुई आइसक्रीम और उस शांत गुस्से वाले दिन के बाद भूषण और लान वांगजी के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। भूषण अब खुलकर वांगजी के सामने नहीं आता था। उसे डर था कि वांगजी का असर उस पर कुछ ज्यादा ही हो जाता है, या शायद वो उस डरपोक कहे गए लड़के की हिम्मत से डर गया था। अब जब वांगजी रात को शहर की बस से गांव के स्टैंड पर उतरता था तो उसे वो पुरानी दुकान के पास विभूषण खड़ा नहीं दिखता था। हर तरफ सन्नाटा होता। वांगजी को बचपन से अकेलेपन की आदत थी, मगर अब ये दूरी उसे चोट पहुंचा रही थी। उसने भूषण के उस खामोश पहरे की आदत डाल ली थी और अब उसका ना होना वांगजी को अंदर से खाली महसूस करवा रहा था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। विभूषण ने आना बंद नहीं किया था। वो आज भी स्टैंड पर आता, आज भी वांगजी का इंतजार करता, मगर अंधेरे में छुपकर। वो साये की तरह वांगजी के पीछे पीछे चलता ताकि वांगजी को उसकी मौजूदगी का पता न चले। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रास्ते पर चलते हुए अचानक भूषण की प्लास्टिक बैग के अंदर रखी बोतलों ने गलती से आवाज कर दी। सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। वांगजी वही रुका, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस ठहरी हुई आवाज में कहा, मेरी इतनी केयर करते हो तो दिखाते क्यों नहीं। वांगजी के ये अल्फाज विभूषण के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उस रात भूषण को पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ जिम्मेदारी या केयर नहीं है, ये तो प्यार है। वो प्यार जिसे वो अब तक इनकार करता आ रहा था। अगले दिन विभूषण के अंदर एक गहरा बदलाव दिखाई दिया। वो बदलाव जो वांगजी के दिल को ठंडक पहुंचाने वाला था। भूषण को खेत में काम करने की अपनी मजदूरी मिली थी। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और लैंड चीडन के पास गया। चाचा जी, क्या मुझे वांगजी का फोन नंबर मिल सकता है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। लैंड चीडन ने खुशी खुशी नंबर दे दिया। भूषण ने डर और उत्साह के बीच वांगजी को कॉल लगाया। उधर शहर के सिटी में बैठा वांगजी जब अपने पुराने फोन पर भूषण का कॉल देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रहा है। उस दिन वांगजी का काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। उसने ऑफिस के नियम भूलकर पूरे 2 घंटे तक विभूषण से बात की। वो वांगजी जो महीनों तक किसी से एक भी शब्द नहीं बोलता था, आज जैसे बांध टूट गया हो। उसने अपने बचपन की बातें, अपने सपने, अपने डर, सब कुछ भूषण को कॉल पर सुना दिया। वांगजी के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो बरसों बाद लौटी थी और ऑफिस के लोग उसे हैरत से देख रहे थे। जब ऑफिस छुट्टी हुई तो वांगजी बस में बैठा तो इस बार उसने इंतजार नहीं किया। उसने खुद विभूषण को कॉल लगाया। बस का वो 3 घंटे का सफर जो हमेशा नरक जैसा लगता था, आज वांगजी को जन्नत जैसा लग रहा था। वो लगातार बोल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने पिछले 30 सालों की सारी बातें आज ही कह देने का फैसला किया है। उसका हर दुख, हर गिल्ट और हर वो बात जो उसने अपने दिल में दबा कर रखी थी, वो विभूषण के सामने निकल रहा था। भूषण दूसरी तरफ खामोशी से सुन रहा था, कभी कभी हल्के से हंसता, मगर उसकी खामोशी में भी एक सुकून था जो वांगजी को हिम्मत दे रहा था। आज विभूषण से बात करके वांगजी के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि उसे अब लग रहा था जल्द ही वांगजी खेत और घर की नीलामी वाली प्रॉब्लम भी
सॉल्व कर लेगा। बात करते करते वांगजी को पता ही नहीं चला कि कब उसका गांव आ गया। जैसे ही वो बस से उतरा, उसने देखा कि विभूषण स्टैंड पर खड़ा है, पर इस बार वो अंधेरे में नहीं था, वो सामने था और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी। जब वांगजी ने विभूषण का वो बनी स्माइल देखा तो वो वही जम गया। वो उन दो प्यारे दांतों और मासूम मुस्कुराहट में ऐसा खोया कि दुनिया जहां को वो भूल गया। विभूषण की ये स्माइल वांगजी के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। घर की तरफ लौटते हुए रास्ते में दोनों एकदम चुप थे। अजीब बात थी, फोन पर 2 घंटे फिर 3 घंटे लगातार बोलने वाला वांगजी अब खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सारी दुनिया की बातें फोन पर ही खत्म कर दिया है और अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। मगर ये खामोशी बोझल नहीं थी, ये एक ऐसी खामोशी थी जिसमें दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का जश्न मना रहा हो। दोनों की धड़कन एक ही राग गा रहा था। वांगजी ने महसूस किया कि अब उसके रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, जब तक ये बनी स्माइल उसके साथ है वो हर तूफान से लड़ जाएगा। रात का खाना परोसा जा चुका था। पूरा लैन परिवार मेज के इर्द गिर्द बैठा था, मगर आज का माहौल पहले जैसा बोझल नहीं था। विभूषण जो हमेशा पोकर फेस रखता था, आज जैसे अपना होश ही खो बैठा था। उसका ध्यान थाली में रखे खाने पर नहीं बल्कि उसके ठीक सामने बैठे लान वांगजी पर था। भूषण की नजरें बार बार कभी छुपकर तो कभी थितक कर वांगजी के चेहरे पर जाकर रुक रही थी। वांगजी को हर एक नजर महसूस हो रहा था। उसे एहसास था कि भूषण उसे निहार रहा है और ये एहसास उसके जिस्म में एक अजीब सी थरथराहट पैदा कर रही थी। वांगजी जो हमेशा से गंभीर रहता था, आज शर्म के मारे लाल पीला हो रहा था। उसके कान गर्म हो रहे थे और उसकी नजरें अपने थाली से ऊपर नहीं उठ रही थी। वांगजी के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ रही थी। विभूषण वांगजी को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो खाना खा रहा है। कभी उसके हाथ से निवाला छूटता तो कभी उसके चेहरे पर खाना लग जाता। वांगजी ने जब ये देखा तो उसने खामोशी से एक टिश्यू पेपर आगे बढ़ाया। विभूषण ने बिना देखे वो टिश्यू लिया, मगर उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसे अपने पास रख लिया जैसे वो वांगजी के हाथ से मिली कोई कीमती निशानी हो। कुछ देर बाद वांगजी ने फिर से टिश्यू दिया। विभूषण ने फिर वही किया, उसे लिया और अपने पास जमा कर दिया। धीरे धीरे विभूषण के पास टिश्यू पेपर के एक छोटा सा पहाड़ जमा हो गया। वांगजी ने जब ये देखा तो उसकी शर्म और भी बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भूषण इतनी मासूमियत और पागलपन एक साथ कैसे दिखा सकता है। उस पल वांगजी के दिल में एक ऐसी बात आई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इस वक्त मेज से उठे, सबके सामने जाए और सीधा विभूषण की गोद में जाकर बैठ जाए। उसका मन हुआ कि भूषण की आंखों में आंखें डालकर कहे, ऐसे चुपचाप करके क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, जी भर के देख लो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। वांगजी खुद अपने ख्यालों से डर गया। वो जो हमेशा मर्यादा और शर्म के साथ रहा, आज किसी के लिए इतना बेखौफ सोच रहा था। मगर जो भी था उसे ये एहसास बहुत प्यारा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वर्षों की वीरान जिंदगी में अब कोई ऐसा आया है जिसकी नजरों में उसके लिए प्यार और चाहत है। कोई ऐसा आया है जो ना वांगजी का पैसा देख रहा है, ना ही उसके अगली होने से उसे कोई फर्क पड़ रहा है। वांगजी को पता चल गया था विभूषण को भी उसकी तरह एक सच्चे प्यार की तलाश थी। भूषण का वो दीवानापन, वो टिश्यू पेपर जमा करना और वो लगातार निहारने वाली नजरें वांगजी के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। खाना तो सिर्फ बहाना था, असल में तो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का नशा कर रहे थे बैठ के। दुनिया बदल रही थी। अब लान वांगजी और विभूषण का वक्त सिर्फ एक दूसरे के लिए था। काम के बीच जब भी पल भर की फुर्सत मिलती दोनों फोन पर लग जाते। रात को शहर से लौटते वक्त भी दोनों साथ होते। एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली और जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। वांगजी के पास छतरी नहीं थी, मगर विभूषण जो अब काफी चालाक हो गया था प्यार के मामलों में, जानबूझकर सिर्फ एक ही छतरी लेकर आया था बस स्टैंड में। दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे थे। पहली बार वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके कंधे आपस में टकरा रहे थे। वांगजी को लग रहा था कि उसकी सांसें रुक जाएगी और उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। विभूषण का हाल भी कुछ अलग नहीं था। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच दोनों के जिस्म से उठती तपीस उन्हें महसूस हो रही थी। विभूषण का तो बिग बनी भी जाग गया था। अभी वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि सामने से शीचन आता दिखा। लैनी ने फिक्र के मारे शीचन के हाथों वांगजी के लिए दूसरी छतरी भेजी थी। शीचन को देखते ही वांगजी ने उसे ऐसी नजरों से घूरा जैसे कह रहा हो, तुम यहाँ क्यों हो?
वांगची ने गुस्से में शीचन से छतरी छीनी, मगर उसे खोला नहीं। उल्टा वो पहले की तरह ही वुशियन से चिपक कर उस एक ही छतरी के नीचे चलता रहा। शीचन बेचारा वही खड़ा रह गया। उसे माजरा समझ तो आ गया था, मगर अपने बड़े भाई के एटीट्यूड के सामने उसकी बोलती बंद थी। वांगजी की चाल ऐसी थी जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। अगले दिन वांगजी की छुट्टी थी। इसका मन हुआ कि वो अपने हाथों से विभूषण के लिए उसकी पसंद का खाना बनाए, मगर मसला ये था कि उसे पता ही नहीं था कि विभूषण को खाने में क्या पसंद है। उसने लैनी से पूछा, मगर उन्हें भी नहीं पता था। विभूषण ने कभी कुछ नहीं बताया अपने पसंद के बारे में, हमेशा जो बनता है वही खा लेता है। लैनी ने वांगजी से यही कहा। वांगजी ने विभूषण को कॉल लगाया, फिर बाबा और शीचन को भी कॉल लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। गुस्से और बेचैनी में वांगजी सीधा खेत की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तीनों खेती करने में मसरूफ है। मैंने इतनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी कॉल क्यों नहीं उठाया? वांगजी ने थोड़ा जोर से चिल्लाकर पूछा। लैन चिरन, लैन शीचन और विभूषण तीनों ने हैरत से उसे देखा। उसकी नजरों में सवाल था कि ये गूंगा और शर्मिला वांगजी आज इतनी जोर से किस पर गरज रहा है। वांगजी के अंदर अब डर और शर्म नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? विभूषण, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांगजी ने पूरी बेशर्मी से सबके सामने सिर्फ भूषण को पुकारा। लैन चिरन और लैन शीचन एक दूसरे को देखा, उन दोनों का व्यवहार देखा। उन्हें उन दोनों का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा हो। भूषण ने शर्माते हुए सर खुजाते हुए कहा, वो मेरा फोन साइलेंट पर था। वांगजी ने सीधा पूछा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? स्पाइसी नूडल्स, विभूषण ने धीरे से जवाब दिया। इतना सुनते ही वांगजी उल्टे पांव घर की तरफ भागा। उसे इतनी जल्दी थी कि वो ये भी भूल गया कि वो नंगे पैर ही खेत आया था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, मगर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सर पर अब नूडल्स बनाने की धुन सवार थी। दोपहर को विभूषण को अपनी पसंद के स्पाइसी नूडल्स मिला खाने को, जो वांगजी ने अपने हाथों से बनाया था। नूडल्स इतने लाजवाब था कि विभूषण ने बिना किसी शर्म के 3 बाउल चट कर दिया और सबके सामने वांगजी की खूब तारीफ की। घर के हर सदस्य को समझ आ गया था कि अब ये रिश्ता दोस्ती से काफी आगे निकल चुका है। मगर अगले दिन जब वांगजी ऑफिस गया तो माहौल बदल गया। पूरी सुबह बीत गई, मगर भूषण का एक भी कॉल नहीं आया। वांगजी ने खुद कॉल किया, पर भूषण ने फोन नहीं उठाया। उसने मैसेज किया, पर वो सीन भी नहीं हुआ। वांगजी की परेशानी बढ़ती गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। दोपहर तक उसने शीचन और बाबा को भी कॉल किया, मगर किसी का फोन नहीं लगा। वांगजी का दिल बैठने लगा। क्या खेत में कोई मसला हुआ है, या फिर घर पर कोर्ट वाले आए हैं? सवालों का तूफान उसके दिमाग में उठ खड़ा हुआ। उसने ऑफिस से आधे दिन का छुट्टी ली और पागलों की तरह घर के लिए निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वांगजी की धड़कन तेज थी, या ये डर घर का नहीं था, ये डर विभूषण को खोने का था। घर का माहौल दोपहर से ही बहुत तनावपूर्ण था। विभूषण का मूड बहुत खराब था, उसकी आंखें भी लाल थी। हुआ ये था कि जब विभूषण खेत पर गया था तो लैन शीचन ने सोचा कि क्यों ना वो अपने होने वाले जीजाजी का कमरा साफ कर दे। शीचन ने जब कमरे में कदम रखा तो हर तरफ शराब की खाली और आधी भरी हुई बोतलें बिखरी पड़ी थी। एक साफ सुथरे परिवार से होने के नाते शीचन को ये बुरा लगा और वो कमरे की सफाई करने लगा। लेकिन जैसे ही विभूषण कमरे में लौटा और उसने शीचन को अपनी बिखरी हुई बोतलों को हाथ लगाते देखा, उसका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। भूषण को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी इजाजत के बिना उसकी चीजों को कोई छुए, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। उसने पहली बार शीचन पर जोर से चिल्लाया, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में आने की? बाहर निकलो यहाँ से। बेचारा शीचन डर के मारे थरथरा गया। वो तो बस मदद करना चाहता था, मगर भूषण ने उसे धक्के देकर निकाल दिया और खुद भी घर से बाहर निकल गया। वांगजी जब ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो उसे सारा किस्सा पता चला। शीचन अब भी डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात पर भूषण इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। वांगजी ने बिना वक्त गवाए भूषण को कॉल और मैसेजेस करना शुरू किया, लेकिन भूषण ने ना फोन उठाया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। किसी भी और रिश्ते में शायद वांगजी को गुस्सा आता, मगर इस रिश्ते में उसे सुकून महसूस किया था। उसे लगा कि ये रिश्ता उसके पुराने रिश्तों से कहीं बेहतर है। यहाँ दिलरुबा की तरह कोई साइलेंट टॉर्चर नहीं था, ना ही किस्मत का कोई गंदा खेल। वांगजी को लफ्जों की जरूरत नहीं थी, उसके लिए बस इतना ही काफी था कि भूषण उसकी कदर करे, उसकी परवाह करे और चुपचाप उसका साथ दे। उसका इश्क अब इतना गहरा हो चुका था कि वो भूषण की हर खामोशी और हर गुस्से को समझने की कोशिश करने लगा था। रात को भूषण घर से लौटा, मगर वो खाना खाने नहीं आया। लैन चिरन ने शीचन को समझाया
बेटा, किसी के कमरे में जाने से पहले उससे पूछना चाहिए। सबका अपना एक तरीका होता है रहने का, आगे से ऐसा मत करना। अगले दिन वांगजी ऑफिस नहीं गया। उसने तय किया कि वो खुद विभूषण से बात करेगा। वो सीधा विभूषण के बाहर वाले कमरे में पहुंचा। वहाँ का मंजर देखकर उसका दिल भर आया। विभूषण शराब के नशे में धुत सोफे पर ही लुढ़क गया था। वांगजी ने खामोशी से बोतलों को उठाना शुरू किया। कांच की बोतलों के टकराने की आवाज से विभूषण की आंख खुल गई। उसने देखा कि जो काम कल शीचन कर रहा था, आज वही काम वांगजी कर रहा है। मगर हैरत की बात यह थी कि विभूषण को वांगजी पर गुस्सा नहीं आया। विभूषण ने अपने भारी पलकों से वांगजी को देखा और धीमी आवाज में कहा, कल के लिए सॉरी, मुझे शीचन पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। वांगजी बोतल कचरे में डालते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती मेरे भाई की ही थी। उसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए था यहाँ। विभूषण ने अपनी आंखें छोटी की, फिर शरारत और दर्द के बीच पूछा, वही गलती तो तुम भी कर रहे हो, अभी मेरे बोतलों को हाथ लगा रहे हो। वांगजी ने भी अपनी आंखें मटकाई और थोड़ा अकड़ कर कहा, नहीं, मुझे लगता है मेरा हक है। ये सुनकर विभूषण के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आई। वो उठा और बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वांगजी कमरे की धूल साफ कर रहा था। तभी उसने देखा कि विभूषण अपने ड्रॉयर से एक भरी हुई बंदूक निकाला। विभूषण को लगा कि वांगजी बाहर है और वो नहीं देख रहा। उसने वो बंदूक बेड के नीचे बने एक सीक्रेट ड्रॉयर में बड़ी हिफाजत से छुपा दिया और फिर निश्चिंत होकर बाथरूम में चला गया। वांगजी जो दरवाजे के पीछे से ये सब देख रहा था, उसके होश उड़ गए। उसका दिल डूबा जा रहा था। जैसे ही बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, वांगजी दबे पांव बेड के पास गया। उसने उस सीक्रेट ड्रॉयर को खोला। वहाँ काली चमकती हुई रिवॉल्वर पड़ी थी जो गोलियों से पूरी तरह भरी हुई थी। वांगजी को समझने में एक पल भी देरी नहीं लगी कि कल विभूषण अपने कमरे की सफाई पर इतना क्यों भड़का था। वो शराब की बोतलों के लिए नहीं चिल्लाया था, वो असल इस राज के लिए चिल्लाया था। अगर शीचन सफाई करते वक्त इस बंदूक तक पहुंच जाता तो पूरे गांव में हंगामा हो जाता। वांगजी ने कांपते हाथों से ड्रॉयर बंद किया। उसके दिमाग में सवाल गूंजने लगा, कौन है विभूषण? क्या ये खेत में काम करने वाला एक साधारण मजदूर है या फिर ये किसी खतरनाक रास्ते से लौट कर आया है? उसने फिर एक बार बंदूक को देखा और फिर बाथरूम की तरफ देखा। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे विभूषण के लिए और ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि विभूषण के पोकर फेस के पीछे सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक राज दफन है। और अब वांगजी ने उस राज में शामिल होने का फैसला कर लिया। विभूषण बाथरूम में था जब उसके फोन की घंटी बजी। वांगजी ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक बंदे की घबराहट भरी आवाज आई। उसने बताया, बॉस, मिस युयांग वेनशा को आपका ठिकाना मिल गया है। उसके एक आदमी ने आपको किसी गांव के मार्केट में देखा था और वो आज रात ही आप पर हमला करने वाला है। बॉस, आप जल्दी से वहाँ से निकले। हेलो बॉस, आप सुन रहे हैं? हेलो हेलो। वांगजी का दिल बैठ गया। वो जानता था कि अगर उसने विभूषण को सच बताया तो विभूषण उसे और उसके परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाएगा और नतीजा मौत होगी। वांगजी खुद मर जाएगा, लेकिन विभूषण को कुछ नहीं होने देगा। वांगजी ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और फोन को स्विच ऑफ कर दिया और 20 मिनट के अंदर विभूषण का सारा सामान पैक कर दिया। जब विभूषण बाहर आया तो वांगजी का रूप बदला हुआ था। वो शख्स अब दिखावटी बेरहम बन गया था। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, एक माफिया का यहाँ कोई काम नहीं। वांगजी ने झूठ बोला। विभूषण का तो होश ही उड़ गया। विभूषण ने समझाने की कोशिश की, वांगजी सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मगर वांगजी ने उसकी एक ना सुना। वांगजी ने उसका पिस्तौल बाहर निकाला और उसको दिखाते हुए कहा, देखो, ये मेरे परिवार की सुरक्षा की बात है। मैं तुम्हें आज के बाद देखना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। वांगजी ने विभूषण को धक्का देकर निकाल दिया और दरवाजा लॉक कर लिया अंदर से। विभूषण वही दरवाजे पर खड़ा रहा, अपने टूटे हुए दिल को संभालते हुए। वांगजी को जब विभूषण की जाने की आवाज नहीं आया तो उसने चीख कर कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। विभूषण टूटे हुए दिल के साथ सामान लेकर निकल गया। इधर दरवाजे के पीछे वांगजी फर्श पर बैठकर रो रहा था। वो विभूषण से नफरत नहीं करता था, वो सिर्फ उसे मौत के मुंह से निकालना चाहता था। विभूषण शहर के बस में बैठा सिटी की ओर निकल गया, ये सोचकर कि वांगजी उसे नफरत करता है। इधर उसी वक्त वेनचाओ की गाड़ियां गांव में दाखिल हो चुकी थी। बस में विभूषण बैठे हुए वांगजी के बारे में सोचे जा रहा था और अपनी किस्मत को कोसता जा रहा था। उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है उसके साथ? हमेशा खुशियाँ उसके दामन छोड़ के क्यों भाग जाती है? बचपन में अपने मॉम डैड से बिछड़ गया। एक माफिया लीडर ने पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा होकर विभूषण खुद माफिया बॉस बना। माफिया लीडर की एक लौती बेटी के साथ मैरिज पक्की हो गई। फिर विभूषण ने अपने मॉम डैड को ढूंढ के निकाला।
लेकिन विभूषण अभी एक माफिया था और इसी वजह से बीए फैमिली ने मना कर दिया विभूषण के साथ रहने के लिए। लेकिन विभूषण चुपके से अपने गरीब फैमिली का ध्यान रखने लगा। इधर और एक माफिया गैंग जो वेन फैमिली का था, उन्होंने एक दिन माफिया लीडर को मार के उनकी बेटी जो विभूषण के फियांसे थी उसको उठा लिया। वेन रोहन जो उस माफिया गैंग का लीडर था, वो चाहता था उसका बड़ा बेटा बेन चाओ के साथ उस लड़की की मैरिज हो। लेकिन जब उसने देखा माफिया लीडर ने विभूषण के साथ अपनी बेटी का मैरिज फिक्स कर दिया है, तब जाकर वो भड़क गया और कांड कर दिया। जबरदस्ती वेन चाओ के साथ जब मैरिज करने वाला होता है, तब विभूषण अपने माफिया गैंग्स को लेकर पहुंच जाता है और फाइटिंग शुरू हो जाता है। वेन रोहन मारा जाता है और ये देखकर वेन चाओ गुस्से में विभूषण के फियांसे को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। विभूषण ने जब देखा उससे प्यार करने वाली एक लौती इंसान उसके फियांसे को वो बचा नहीं पाया, तो उसने वेन फैमिली को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। इसी चक्कर में वो भूल गया उसका भी एक छोटा सा परिवार है। वेन चाओ ने पहले से ही विभूषण पर नजर रखा हुआ था। विभूषण कहा जाता है किससे मिलता है। विभूषण को 2 दिन के अंदर 2 और लाशें मिली जो विभूषण के ही मॉम डैड की थी और साथ में एक धमकी भरा चिट्ठी भी थी, आगे और मौत देखने के लिए रेडी रहना। विभूषण ने अपने मॉम डैड को देखा, कितनी दर्दनाक मौत हुआ है पता चल रहा था, लेकिन आज उसके अंदर से बदला लेने की सारी भावनाएं दूर हो चुकी थी। उसे अपने मॉम डैड की कही गई बातें याद आ रही थी। विभूषण जब वे फैमिली से मिला था, तब उन्होंने कहा था माफिया का काम अगर छोड़ सको तो ही हमारे पास वापस आना, नहीं तो हमारे मरने के बाद भी हमें हाथ नहीं लगाना। उस दिन विभूषण ने माफिया का काम छोड़ के अपने मॉम डैड को अंतिम विदाई दी और हमेशा के लिए माफिया वर्ल्ड से गायब हो गया। इधर गांव में वांगी ने खुद को संभालने की कोशिश की और दरवाजे खोलकर बाहर आया। उसने देखा विभूषण जा चुका है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। वांगची जल्दी जल्दी अपने घर में पहुंचा और अपने फैमिली को कहा, जल्दी चलिए, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लैंचरन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ है, कहाँ जाना है? वांगजी ने कहा, बाबा कुछ मत पूछिए, बस यहाँ से अभी के अभी निकलिए, मैं सारी बातें बाद में बताता हूँ। और तभी दरवाजे पर खड़ा हुआ एक आदमी ने कहा, कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो तुम सभी? लगता है संगत का असर है, छोड़ो उस बात को। क्या तुम मुझे जरा बताने की कृपा करोगे, भगोड़े विभूषण कहाँ मिलेगा? ये वेन चाओ था जो आ चुका था। वांगची पीछे मुड़ा, कुछ कह पाता। कमरे के अंदर बहुत सारे गैंग मेंबर्स घुस गए। लैंस के घर पर हंगामा होते हुए कुछ लोगों ने देखा और घर के अंदर आए तो उनको संग संग मार दिया गया। इसके बाद पूरे 2 घंटे तक सभी लैंस को टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई भी अभी विभूषण कहाँ है ये बता नहीं पाया। एक एक करके सभी को गोली मार के हत्या कर दिया गया, लेकिन वांगजी ने मुंह नहीं खोला। जब वेन चाओ ने शिरोई को अपना निशाना बनाया, तब जाकर वांगजी के मुंह से बस इतना निकला, विभूषण यहाँ से जा चुका है, कहाँ गया है ये मुझे भी नहीं पता, प्लीज अब मेरे बच्चे को छोड़ दो, सच में इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। वेन चाओ ने एक अजीब सा मुंह बनाया और अपने गार्ड्स को कहा, मार दो इन्हें, बोलकर वेन चाओ वहाँ से निकल गया। फिर गोली चलने की आवाज आई। वांगजी ने शिरोई को बजाते हुए खुद गोली खाई। फिर वो सभी वेन माफियास घर को आग लगा के वहाँ से निकल गए। गांव वाले माफिया के वजह से काफी डरे हुए थे। माफियास के जाने के बाद अपने अपने घर से निकल गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। जब आग बुझी, सब खत्म हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर पूरे लैंस फैमिली का अंतिम संस्कार किया। दिलरुबा के बाबा को तो हार्ट अटैक आ गया जब उन्होंने छोटे से बेबी शिरोई का जला हुआ लाश देखा। हमें विभूषण को दिखाया जाता है जो सिटी में आने के बाद सीधा चाइना से थाईलैंड चला गया था और फिर से माफियास का बॉस का काम संभाल चुका था। विभूषण जब चाइना में था, उसने अपने फोन पर ध्यान नहीं दिया था, उसका फोन तब भी स्विच ऑफ था। थाईलैंड आने के बाद उसने अपना सिम चेंज किया और फोन को ऑन किया। इस दौरान शुयंग ने काफी बार विभूषण से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कर पाया। हादसे के बाद शुयंग अपने माफिया गैंग्स के कुछ लोगों को लेकर गांव में पहुंचा और विभूषण के बारे में खोज शुरू किया। तब उसे पता चला पूरे लैंस फैमिली खत्म हो चुकी है। कुछ गांव वालों ने बताया, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन हमने विभूषण को सिटी के बस में चलते हुए देखा था, सिटी के लिए रवाना होते देखा था। शायद वो वहाँ से जा चुका था। उसके बाद से हमने उसे कभी नहीं देखा। इसके बाद शुयंग जब सिटी वापस आया तो शुयंग को पता चला माफिया बॉस विभूषण लौट आया है। चाइना में कुछ और भी काम था शुयंग को, जो करते हुए 2 हफ्ते बीत गए। उसके बाद थाईलैंड में जब शुयंग पहुंचा तो विभूषण से चाइना का उस लास्ट फोन कॉल के बारे में कहा और बोला, अच्छा हुआ बॉस, आपने मेरी बातों को मान लिया और वहाँ से तुरंत निकल गए, नहीं तो उस दिन अकेले इतने लोगों से भीड़ नहीं पाते। लेकिन बॉस, एक बुरी खबर है, जिस फैमिली में आप रह रहे थे वहाँ वो सभी मारे गए हैं वेन चाओ के हाथों। इसके बाद शुयंग ने विभूषण को सब बताया जितना उसे पता चला था। सब सुनने के बाद विभूषण की आंखों में वांगजी के लिए प्यार और बढ़ गया और वेन चाओ के लिए नफरत दुगना हो गया। विभूषण ने दहाते हुए कहा, वेन चाओ, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। तब मैंने मेरी माँ की बातों को मानते हुए मेरे बदले की भावनाओं को त्याग कर दिया था, लेकिन अब तूने अपनी हद पार कर दी है।
तूने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसी दिन विभूषण चाइना के लिए रवाना हो गया और हाथ धो के बेंचाओ के पीछे लग गया। पूरे 2 हफ्ते लगे बेंचाओ को पकड़ने में और फिर बेंचाओ को जिंदा जला दिया गया। बदला लेने के बाद भी विभूषण शांत नहीं हो पा रहा था। विभूषण को लग रहा था उसकी वजह से आज लान फैमिली नहीं रहे। विभूषण गुस्से और गिल्ट में डूब चुका था, निर्दय राक्षस बन चुका था, शराब में डूबा रहता था। श्रेयांग ने एक दिन कहा विभूषण से, बॉस आप प्लीज खुद को संभालें। उन सभी ने आपको जिंदा रखने के लिए खुद का बलिदान दिया है, आपको उनकी आत्माओं की शांति के लिए खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। विभूषण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा गाड़ी निकालो। कार सीधा कोसू विलेज में आकर रुकी। विभूषण सबको कार के पास रुकने को कह के खुद अकेला गांव के अंदर चला गया। विभूषण उसी खेतों के बीच से गुजरा जहाँ से कभी वांगजी उसके साथ चलता। विभूषण जो कभी नहीं रोता था आज खुद को संभाल नहीं पाया और वांगजी को याद करते हुए रोता रहा। विभूषण जब लैंस के घर के सामने पहुंचा तब विभूषण ने देखा घर का कुछ हिस्सा बची हुई है, बाकी सब जल चुका है। ये देखकर विभूषण का दिल दहल गया। वांगजी की तकलीफों के बारे में सोच के विभूषण ने सवाल किया खुदा से, क्यों किया ऐसा? मेरा वांगजी जीते जी कितना तकलीफ झेल रहा था और मरते टाइम भी उसे सुकून का मौत नसीब नहीं हुआ, ऐसा क्यों किया आपने? और तुम क्यों वांगजी, क्यों तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? तुम चाहते थे मैं जाऊं, तुम चाहते थे मैं जीऊं, लेकिन वांगजी जिए तो जिए कैसे बिन तुम्हारे? मुझे तब क्यों समझ नहीं आया तुम्हारा झूठ? मैं बेवकूफ हूँ वांगजी, मैं तुम्हारा काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस के काबिल नहीं हूँ। मैं तो कभी कह भी नहीं पाया कितना प्यार करता हूँ तुमसे। विभूषण को वांगजी का एक रेड मफलर मिला। विभूषण ने उसे सीने से लगा लिया और पागलों की तरह बातें करने लगा। वांगजी मैंने हमारा बदला ले लिया है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और अगर किसी ने किया भी मैं उसे भी मार दूंगा। 4 घंटे हो चुके थे। श्रेयांग को कुछ गड़बड़ लग रहा था। श्रेयांग गांव के अंदर दाखिल हुआ कुछ लोगों को लेकर। आधी रात का टाइम था, पूरा गांव सो रहा था। ये अच्छी बात थी, नहीं तो सब गांव वाले डर जाते इतने सारे माफियाज को फिर से गांव में देखकर। श्रेयांग जब वांगजी के घर पहुंचा तो देखा विभूषण बेहोश पड़ा है। श्रेयांग विभूषण को लेकर सिटी लौट गया। 3 साल बीत गए थे। विभूषण अब दोबारा माफिया की दुनिया में था, मगर वो अंदर से मर चुका था। वो हर साल वांगजी की कब्र पर जाता और उसके लिए वैसा ही घर दोबारा बनवाया। ये वाला घर पुराने घर की तरह ही था जो आग में जल चुकी थी, ठीक वैसा ही। इस बार जब वो नए बने उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक अजनबी को देखा। वो शख्स इतनी गर्मी में भी सर से पैर तक ढका हुआ था, चेहरे पर मास्क पहने खड़ा था। विभूषण को कुछ गड़बड़ लगा। विभूषण ने अपना हाथ अपने कोट के पॉकेट में डाला जहां उसका पिस्तौल रखा हुआ था। विभूषण कुछ कहता उसके पहले ही, क्या ये घर रेंट पर मिल सकता है? उस शख्स ने पूछा। आवाज टूटी थी मगर काफी जानी पहचानी थी और ये आंखें। विभूषण ने कांपते होठों से कहा, अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही सामने वाले इंसान ने अपना मास्क हटाया विभूषण की चीख निकल गई। वो चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, निशान गहरे थे मगर आंखें वही थी, शांत और गहरी। वांगजी! विभूषण के मुंह से चीख निकली। वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगे मगर उसके जले हुए होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो उस रात आग से बच गया था मगर उसकी पहचान जल गई थी। वांगजी के पास ना ही तब उसकी फैमिली थी और ना ही पैसा और ना ही विभूषण का साथ। खेत और जमीन भी दूसरे के पास जा चुका था, इसलिए वांगजी नहीं लौटा था अपने गांव में। इस दौरान सिटी में वांगजी का काम भी छीन लिया गया था। उसके जले हुए चेहरे के कारण कोई काम नहीं दे रहा था। कुछ साल इधर उधर काम के लिए भटकने के बाद जब कहीं काम नहीं मिली, कहीं रहने की जगह नहीं मिली, सर पर छत नहीं, पेट में खाने का दाना नहीं और दिल में एक दर्द था। वांगजी अपने फैमिली को बचा नहीं पाया। उसने कोशिश तो किया था बेबी शिजोई को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाया था दूसरे गोली से। वांगजी के अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन एक और इच्छा थी जो बढ़ रही थी। वो था मरने से पहले एक बार विभूषण को देखना, उसे एक बार कहना था विभूषण से, आई लव यू विभूषण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब वांगजी ने सोचा गांव वापस चलते हैं, वहाँ सभी वांगजी को बचपन से जानते हैं, कोई ना कोई अपने खेत पर काम जरूर दे देगा। गांव लौटने के बाद सबसे पहले वांगजी अपने घर के सामने आया तो देखा घर जला हुआ नहीं है, किसी ने नया घर बना लिया है वहाँ। वांगजी को लगा जिसके पास घर गिरवी था उसी ने शायद नया बनवा लिया होगा, लेकिन वांगजी को क्या पता था विभूषण ने कब का घर वापस ले लिया था, सारा पैसा चुका के, और वांगजी के याद में ही ये घर बनवा लिया था। प्रेजेंट टाइम में विभूषण दौड़ के गया और वांगजी को अपने बाहों में भर लिया और जो बात विभूषण बस एक बार वांगजी को बोलना चाहता था आज बोल ही दिया। वांगजी, वांगजी, आई लव यू वांगजी। उसने उस जले हुए चेहरे की परवाह नहीं की और वांगजी को एक गहरा और जज्बाती किस किया। वांगजी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एहसास हो गया कि उसका विभूषण उसे उसकी रूह से प्यार करता है।
चेहरे से नहीं, कुछ साल का दर्द, वो आग, वो मौत, सब उस एक पल में धुल गया। अब ना कोई माफिया था और ना कोई डर, सिर्फ दो दिल था जो राख से दोबारा जिंदा हुआ था। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हों में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। तो चलिए गाइस, कैन यू फील माय लव, ये स्ट्रियन वन शॉट स्टोरी आज यही तक खत्म होती है, कृष्णा की लिखी हुई ये वन शॉट स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, बाय बाय, वी ऑल द बेस्ट, टिंग टिंग।